छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ का शीर्षस्थ ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो 1857 में जब विद्रोह हुआ था, क्रांति हुआ था, तो उस समय हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे शीर्षस्थ अधिकारी कौन था? तो भाई उस समय ना हमारे छत्तीसगढ़ में जो सबसे शीर्षस्थ अधिकारी होता था वो होता था डिप्टी कमिश्नर। ध्यान रखेंगे, कौन होता था? डिप्टी कमिश्नर होता था। तो इस समय हमारे छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर कौन था भाई? तो चार्ल्स सी इलियट। इसकी पोस्टिंग जो है 1854 में हुई थी और ये 1854 से 1862 तक छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर के रूप में पोस्टेड था। तो 1857 में भी यही जो है छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर था। बाकी जो सिडवेल है ये भाई सैन्य अधिकारी था जिसकी हत्या हनुमान सिंह द्वारा कर दी गई थी। स्मिथ ये भी एक सैन्य अधिकारी था जिसको शहीद वीर नारायण सिंह के विरुद्ध लगाया गया था। कैप्टन एडमंड ये तो भाई 1818 में छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में नियुक्त हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मध्य प्रांत का मुख्यमंत्री कौन था? तो पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी भारत के स्वतंत्रता के समय मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री थे और यही जो है मध्य प्रांत एवं बरार के स्वतंत्र भारत में एकमात्र मुख्यमंत्री थे। मतलब कि 15 अगस्त 1947 से मध्य प्रदेश के गठन तक पंडित रविशंकर शुक्ल ही मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री थे और पंडित रविशंकर शुक्ल ही मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है, देख लेते हैं। प्रथम मजदूर आंदोलन के समय वीवी गिरी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। तो भाई बिल्कुल सही है, वीवी गिरी जो कि एक मजदूर नेता थे। तो ये जो है 1919 और 1920 जब ये प्रथम मिल मजदूर आंदोलन हुआ था ना, 37 दिन चला था। दिसंबर 1919 से जनवरी 1919 तक चला था। तो वीवी गिरी जो है इस समय छत्तीसगढ़ आए थे, राजनांदगांव आए थे और इस राजनांदगांव में हुए मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भाई? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने। दूसरा कथन है, द्वितीय मजदूर आंदोलन के पश्चात ठाकुर प्यारेलाल सिंह को राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। देखिए क्या हुआ था, 1924 में द्वितीय मिल मजदूर आंदोलन होता है और यह मिल मजदूर आंदोलन पहले से थोड़ा ज़्यादा मतलब उग्र हुआ और इसमें जो है हिंसक घटनाएं भी घटित हुई। पुलिस ने जो है गोली चालन भी किया जिसमें एक मजदूर मारा गया और इस कारण से जो राजनांदगांव की जो सरकार थी, चूंकि वह देसी रियासत थी और अंग्रेजों की गुलाम थी, तो यहाँ पर जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया जाता है और वो फिर रायपुर में आकर के रहने लगते हैं। तीसरा कथन दिया हुआ है, तृतीय मजदूर आंदोलन के पश्चात बीएनसी मिल को बंद कर दिया गया। जी हाँ बिल्कुल, तीसरा मजदूर आंदोलन जो कि सन 1937 में हुआ था, इसके बाद बीएनसी मिल को ही बंद कर दिया गया। तो यहाँ तीनों कथन सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अप्रैल 1930 में किस राष्ट्रीय नेता का रायपुर में आगमन होना था? तो देखो वर्ष 1903 में ना एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हमारे छत्तीसगढ़ में आने वाले थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में महाकौशल राजनीतिक परिषद का सम्मेलन होना था। महाकौशल राजनीतिक परिषद का सम्मेलन होना था और 13 अप्रैल 1930 को इस राष्ट्रीय स्तर के नेता को छत्तीसगढ़ में आना था। चूंकि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो सारे राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है देश भर का दौरा कर रहे थे। तो इसी सिलसिले में महाकौशल राजनीतिक परिषद की सम्मेलन में भाग लेना था इनको। कौन थे भाई? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ये आ नहीं सके, क्यों? क्योंकि इनको जो है अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखेंगे कि वर्ष 1930 में जवाहरलाल नेहरू छत्तीसगढ़ आने वाले थे लेकिन उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया, जिस कारण से वो छत्तीसगढ़ नहीं आ पाए। लेकिन इसके 5 साल बाद ही 1935 में प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन के समय
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रायपुर आते हैं, लेकिन 1930 में नहीं आ पाए थे, रास्ते में गिरफ्तार कर लिए गए। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है, देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। जी हाँ भाई, जितने भी राजे महाराजाओं का शासन था सब जो है राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। अगला है, प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। अमात्य मतलब मंत्री, ये भी सही है। तीसरा दिया है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी 2 शाखाओं में विभक्त थे। जी हाँ भाई, एक रतनपुर के कलचुरी और दूसरे जो हैं रायपुर के कलचुरी। तो यहाँ जो है तीनों कथन सही है, मतलब कि उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। लगभग 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है, तो देखते हैं भाई। पहला कथन दिया है, सल्फी बस्तर अंचल के जनजातियों का लोकप्रिय पेय पदार्थ है। तो जी हाँ बिल्कुल, सल्फी जो है ना एक ताड़नुमा वृक्ष से निकलने वाला रस है, जो कि बस्तर के लोगों का काफ़ी पसंदीदा पेय पदार्थ है। दूसरा दिया है, धुमकुरिया उर्रांव जनजाति का युवा गृह है। तो हाँ भाई, धुमकुरिया जो कि उर्रांव जनजाति का युवा गृह है। तीसरा दिया है, बैगानी बैगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला स्थानांतरित कृषि है। तो नहीं, बैगानी जो है ये इनके द्वारा बोली जाने वाली बोली है, ध्यान रखेंगे, ये बोली है न कि स्थानांतरित कृषि, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है, सिडोली कोरकू जनजाति में प्रचलित मृतक संस्कार है। तो हाँ, ये भी सही है, सिडोली जो है कोरकू जनजाति में प्रचलित एक मृतक संस्कार है। तो यहाँ पर तीसरा वाला गलत है और 1, 2, 4 सही है। तो सत्य कथन का चयन करना है, तो 1, 2, 4 आपका जो है सही है, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन तीर्थ स्थल नगपुरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो भाई ये जो है ना नगपुरा, जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है, यहाँ पर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कहाँ पर है ये? तो ये जो है नगपुरा, ये दुर्ग जिले में है। नगपुरा दुर्ग जिले में है और किस नदी के तट पर है? तो ये शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखेंगे, शिवनाथ नदी के तट पर दुर्ग में स्थित है। यहाँ पर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा स्थापित है, मतलब प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, कोरबा नगर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? कोरबा नगर, कोरबा जिले का जिला मुख्यालय किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हसदेव और अहिरण के संगम पर बसा हुआ है। हसदेव और अहिरण, देखो जो हसदो नदी है, हसदेव नदी, इसकी 5-6 सहायक नदियां हैं ना, जिनमें से एक अहिरण है, गज है, जटाशंकर है, झिंक है, उतेम, तान, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तान, उतेम, ये भी जो है हसदेव नदी की सहायक नदियां हैं, जो कि अधिकतर कोरबा क्षेत्र में ही प्रवाहित होती है। तो जिस स्थान पर कोरबा नगर बसा हुआ है, वहाँ पर हसदेव और अहिरन नदी का संगम होता है। ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। कौन सी नदी लाल नदी के नाम से जानी जाती है? तो भाई काफ़ी बार मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। संखिनी नदी, जो कि दंतेवाड़ा क्षेत्र में प्रवाहित होती है और इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। और यह जो नदी है संखिनी नदी, ये बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलती है और बैलाडीला से निकलने वाले लौह अयस्क के अवशिष्टों के कारण यह नदी जो है लाल दिखती है, मतलब इसका जो पानी है वो लाल दिखता है। इसी कारण इसको रक्ताभ नदी भी बोला जाता है, साथ ही साथ लाल नदी भी बोला जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा। तो ये सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, ध्यान रखेंगे। संखिनी, इसकी सहायक नदी है डंकिनी, जो कि दंतेवाड़ा में संखिनी से मिलती है। तो दंतेवाड़ा में संखिनी और डंकिनी नदियों का संगम है। डंकिनी नदी जो है डांगरी डोंगरी नामक पहाड़ी से निकलती है। बाकी जो सबरी भाई, ये तो कोंटा सुकमा उस तरफ प्रवाहित होती है ना, इंद्रावती बस्तर क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।